किशनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ राधा नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। राधा को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। उसे जब भी खाली समय मिलता था वह अपने बगीचे में चली जाती थी और वहाँ के सभी पेड़ पौधों को खाद पानी दिया करती थी। उसे पेड़ पौधों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। राधा को हर किस्म के पेड़ पौधे पसंद हैं, सिर्फ एक नींबू के पेड़ को छोड़कर, क्योंकि राधा नींबू के पेड़ के पास नहीं जा पाती थी क्योंकि उसमें बहुत कांटे लगे रहते थे। राधा बचपन में कई बार नींबू के पेड़ के पास गई थी, लेकिन हर बार उसे पेड़ के कांटे चुभ जाते थे। इसीलिए वह अब कभी भी नींबू के पेड़ के पास नहीं जाती और न ही उसके आसपास सफाई करती। उसे कांटे लग जाने का डर लगा रहता था। राधा के परिवार के पास आम लोगों जैसी जिंदगी व्यतीत करने लायक पैसे नहीं थे। उन्हें अपने गुजर बसर के लिए हर रोज कुछ नया काम करना पड़ता था। राधा के पिताजी के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी। एक दिन राधा अपने बगीचे के पेड़ पौधों को पानी देने के लिए घर के बाहर निकली और नए नए पेड़ पौधों को ढूंढने में लग गई। तभी उसे दूर खड़े एक ऋषि दिखे। वह परेशान लग रहे थे। राधा उनके पास आई। ऋषि, आप कुछ परेशान से लगते हैं, कोई तकलीफ है तो मुझे बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको वहाँ भोजन करवा देती हूँ। ऋषि और राधा घर पहुँचते हैं। घर पहुँचकर राधा अपनी माँ से ऋषि को खाना परोसने के लिए कहती है। माँ, बाहर एक ऋषि आए हैं, उन्हें खाने को कुछ दे दो। क्या बेटा, तू सच कह रही है? हाँ माँ, मैं खुद उन्हें लेकर आई हूँ। हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में तो कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है, क्या खिलाऊं? राधा यह सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। माँ, अब मैं उन्हें क्या बोलूं? राधा डरती हुई ऋषि के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है क्या? नहीं नहीं ऋषि जी, मेरे पिताजी अभी घर से बाहर खाने के लिए कुछ लाने गए हैं, बस वे थोड़ी देर में आते ही होंगे, आप तब तक थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ऐसा कहने के बाद राधा अपने बगीचे में जाती है और वहाँ से जितनी सब्जियाँ दिखती हैं उन्हें तोड़ लाती है और तुरंत माँ को देने जाती है। तभी अचानक उसकी नजर नींबू के पेड़ पर पड़ती है। हो सकता है कि ऋषि को नींबू पसंद हो। राधा नींबू के पेड़ के पास जाती है और नींबू तोड़ने की कोशिश करती है। नींबू तोड़ने की कोशिश में उसके हाथों में और पैरों में नींबू के कांटे चुभ जाते हैं, मगर राधा इस बात पर ध्यान नहीं देती और जल्दी से घर आती है। अपनी माँ को सारी सब्जियाँ और नींबू देती है। माँ, इन सबको मिलाकर एक सब्जी तैयार कर दो। राधा की माँ सब्जी में नींबू डालना भूल जाती है। माँ, नींबू तो इसी तरह कटा पड़ा रह गया, आपने इसे नहीं डाला सब्जी में? अरे बेटा, ये तो मैं भूल ही गई। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, मैंने ऋषि के लिए खाना परोस दिया है, तुम उन्हें देकर आओ। राधा वह कटे हुए नींबू ऋषि की थाली में एक और रख देती है। ऋषि को अपने भोजन में नींबू होना पसंद आता है। वह भोजन में नींबू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं, अरे इन्हें कैसे पता कि मुझे खाने पर नींबू निचोड़ कर खाना बहुत पसंद है? खाना खाने के बाद ऋषि बहुत तृप्त और खुश हो जाते हैं। बेटा, मुझे तुम्हारे घर का भोजन खाकर बहुत अच्छा लगा है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक पौधा देता हूँ, ये पौधा भविष्य में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। राधा ऋषि के द्वारा मिले हुए पौधों को अपने बगीचे में लगा देती है और अगले दिन जैसे ही उठती है उसने देखा कि पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एक दिन वह काफी बड़ा हो चुका था और फिर अगले सप्ताह वह एक विशाल पेड़ का रूप ले चुका था। राधा उस पेड़ को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उस पेड़ में नींबू फल रहे थे। अरे, यह कैसा नींबू का पेड़ है जिसमें एक भी कांटा नहीं है, मानो जैसे कोई जादुई नींबू का पेड़ है। अगली सुबह जब राधा उठती है और बगीचे में जाती है तो वह देखती है कि पेड़ के चारों तरफ नींबू फले हैं। राधा सारे नींबू तोड़ लेती है और एक टोकरी में भरकर उसे बेचने चली जाती है। बाजार में जाते ही बाजार में खड़े सभी लोग उनके नींबू की तरफ देखने लगते हैं, मानो जैसे सभी लोग उस नींबू के प्रति आकर्षित हों। तुरंत सभी के सभी उस नींबू को खरीदने आते हैं और कुछ ही देर में सारे नींबू बिक जाते हैं, वह भी काफी अच्छे दाम में। राधा बहुत खुश हो जाती है। सारे नींबू बेचकर वह अपने घर वापस आती है। फिर अगली सुबह राधा उठती है तो देखती है कि वापस से पेड़ में बहुत सारे नींबू फले हैं। राधा बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है, एक ही रात में इतने सारे नींबू कैसे फल गए। वह फिर से सारे नींबू तोड़ लेती है और टोकरी में भरकर बाजार में जाती है उसे बेचने के लिए। फिर कल की तरह उसके सारे नींबू तुरंत बिक जाते हैं और वह घर आ जाती है। वह सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ भी यह सुनकर हैरान रह जाती है। बेटा, तब तो जरूर नींबू में कोई बात है। राधा भी यही सोचती है
और ऐसा सोचते सोचते राधा फिर बगीचे में जाती है, अपने सभी पेड़ों में पानी डालती है। जब वह नींबू के पेड़ के पास पानी डालती है तब नींबू के पेड़ में से आवाज आती है, राधा, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो तुम्हें नींबू तोड़ते वक्त कांटे नहीं चुभते। जी आप कौन बोल रहे हैं? बेटा, मैं वही ऋषि बोल रहा हूँ जिसे तुमने भोजन करवाया था और मैंने तुम्हें एक पौधा दिया था। अच्छा, तो यह आपकी कृपा है, धन्यवाद ऋषि जी। बेटा, इस पेड़ पर उगने वाले सभी नींबू जादुई नींबू है। जब भी तुम इन्हें तोड़कर जाओगे, ये सभी वापस से रात में उग जाएंगे और इनका सुंदर रूप सबको अपने ओर खींचेगा। जी मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन मैं यह आपसे कैसे ले सकती हूँ? यह तो आपका है ना? बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, इसे स्वीकार करो। तुमने मुझे मेरे भोजन में सबसे प्रिय चीज नींबू रख कर दी थी, वो भी बिना अपनी परवाह किए। इतने सालों में तुम जिस नींबू के पेड़ को उसके कांटों के डर से छू नहीं सकती थी, तुमने मुझे भोजन कराने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। उन पेड़ों में से नींबू को तोड़ते वक्त अपने हाथों और पैरों में कांटे चुभने के बाद भी तुम वो लेकर आई। इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें एक ऐसा पेड़ देकर गया हूँ जो बिना कांटों का है और इसमें उगने वाले सारे नींबू जादुई नींबू है। यह सब जानने के बाद राधा बहुत खुश हो जाती है और सारी बातें अपनी माँ को बताती है। सभी लोग वह बात जानने के बाद अत्यंत खुश होते हैं और अब राधा का परिवार भी आम परिवारों की तरह हंसी खुशी रहने लगता है और अब उसे पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती। जादुई नारियल। नागप्पन अपने माँ पिता के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम तेजश्री था और उसके 2 छोटे छोटे बेटे भी थे। नागप्पन का परिवार बहुत बड़ा था, जिसमें उसके भाई और उनके बच्चे भी थे। सभी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन नागप्पन का बड़ा भाई चिदम्बरम थोड़े पैसे लेकर आता है और कहता है, अरे नागप्पन, जरा इधर तो आना। जी भैया, बोलिए क्या बात है? मैंने नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़कर बेच दिया है। ये लो तुम्हारे हिस्से का पैसा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप भैया? क्या आपने सच में मेरे हिस्से के पेड़ के भी नारियल तोड़कर बेच दिए? आज क्या हो गया है तुझे? भैया, ये क्या कर दिया आपने? आप सिर्फ अपने हिस्से के पेड़ की नारियल बेचते तो आपका क्या चला जाता? आपने मेरे हिस्से के नारियल क्यों बेचे? अरे नागप्पन, बात को समझ। अगर उन्हें बेचता नहीं तो वो सब बर्बाद हो जाते। भैया, ये आपने बहुत बुरा किया। मैंने कल ही एक व्यापारी से नारियल ले जाने की बात कही थी। वो व्यापारी शहर से आया था। वो व्यापारी मुझे ढेर सारे पैसे देने वाला था। जरा दिखाइए तो आपको कितने पैसे मिले हैं? चिदम्बरम अपने हाथ आगे करता है। हे भगवान, इतने कम पैसे! आपको पता है आज आपने कितना नुकसान करवा दिया मेरा। इतना कहकर नागप्पन गुस्से में सारे पैसे वहीं फेंक कर चला जाता है और जाता जाता चिदम्बरम से कहता है, आगे से आप अपनी चीजों पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। मैं काफी हूँ खुद को संभालने के लिए। ये सुन चिदम्बरम बहुत दुखी हो जाता है। कैसी बातें कर रहा है नागप्पन? मैं कभी उसकी बुराई नहीं चाहूंगा। वो मेरा छोटा भाई है। बचपन से अब तक मैंने उसे बहुत माना है और आगे भी वही करता रहूंगा। नागप्पन गुस्से में आकर अपनी पत्नी तेजश्री से कहता है, सुनो, कोई जरूरत नहीं भैया से बात करने की। उनकी परिवार वालों से भी बात नहीं करना और ना ही बच्चों को उधर भेजना है। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया? नागप्पन सारी बातें तेजश्री को बताता है। अरे, आप इतनी छोटी सी बात के लिए भैया से गुस्सा हो गए? ये भी कोई बात हुई? ठीक है, तुम्हें भी अगर जाना है तो जाकर रहो उन लोगों के साथ। फिर मुझसे बात करने मत आओ। हटो, मुझे जाने दो यहाँ से। नागप्पन गुस्से में घर से निकल जाता है। चिदम्बरम नागप्पन को देखता है मगर कुछ भी नहीं कहता। नागप्पन और चिदम्बरम के पिताजी तक ये बात पहुंचती है और दोनों बेटों के बीच झगड़ा देख उनके पिताजी बहुत दुखी होते हैं। नागप्पन, चिदम्बरम, दोनों मेरे पास आओ। हर साल उनके पिताजी उन्हें अपने हिस्से के बिके नारियल से जो पैसे मिलते थे उनमें से थोड़ा थोड़ा धन दोनों को देते थे। अरे सुना है,
तुम लोगों ने आपस में लड़ाई कर ली है। पिताजी, वो सब बात हम बाद में करेंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने हमें बुलाया क्यों है? हाँ, मेरे हिस्से के नारियल बिके हैं तो तुम दोनों को कुछ कुछ पैसे दे देता हूँ। उनके पिताजी उन्हें पैसे दे देते हैं। पिताजी, आपने मुझे कम पैसे दिए हैं और भैया को ज्यादा। अरे बेटा, चिदम्बरम तुझसे बड़ा है तो इसीलिए उसे थोड़े ज्यादा पैसे दे दिया, और हर साल तो यही होता है। आज कुछ नया तो नहीं। एक काम कीजिए, ये भी आप उन्हें ही दे दीजिए। नागपन को पहले इस बात का बुरा नहीं लगता था, लेकिन इस बार उसने अपनी भाई से लड़ाई की हुई थी, इसलिए उसे इस बात का भी बुरा लग जाता है। अब नागपन बहुत छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगता है तो उसे ऐसे लगने लगता है उसे चिदम्बरम के मुकाबले सभी चीजें कम मिल रही और सभी सिर्फ चिदम्बरम की ही चिंता करते हैं। एक दिन नागपन अपना सारा सामान बांध लेता है और अपनी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर घर छोड़ने की बात सोच लेता है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये तो क्या कह रहा है नागप्पन? आप तो चुप ही रहिए। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आप सभी खुशी खुशी रहिए। हम चलते हैं। नागपन घर छोड़कर अपने परिवार के साथ निकल जाता है। ये देख चिदम्बरम बहुत दुखी होता है। नागपन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर एक कुटिया में आता है। अब से हम सब यहीं रहने वाले हैं और कोई जरूरत नहीं कभी उन लोगों के पास जाने की। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। कोई काम मिल जाए तो पैसे लेकर आता हूँ। नागपन काम ढूंढने लगता है, मगर कहीं उसे काम नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने पर एक छोटा सा काम उसे मिला। उस काम से जितने पैसे मिले वो अपनी पत्नी को ले जाकर देता है। इससे ज्यादा पैसे तो हम अपने पेड़ से नारियल तोड़ने वाले को दिया करते थे। पता नहीं क्या होगा इसमें। जो भी होगा इसी में ही करना है। वो सभी बहुत गरीबी में जीने लगे थे, मगर अभी भी नागपन वापस घर जाना नहीं चाह रहा था। एक दिन नागपन काम ढूंढने बाहर गया हुआ था और नागपन के छोटे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था। तेजश्री रोती रोती नागपन को ढूंढने जाती है और तभी रास्ते में वो चिदम्बरम से टकरा जाती है। क्या हुआ तेजश्री, तुम इस तरह? तेजश्री सारी बातें चिदम्बरम को बताती है। चिदम्बरम तुरंत मुन्ना को लेकर अस्पताल जाता है, उसका इलाज करवाता है। तेजश्री, नागप्पन को ये मत बताना, नहीं तो वो बहुत गुस्सा होगा। तेजश्री मुन्ना को लेकर घर आ जाती है और जब नागप्पन घर आता है तब तेजश्री पूरी बात नागप्पन को बताती है। मुन्ने का इलाज किसने करवाया? मैं खुद मुन्ने को लेकर गई थी। कुछ दिनों बाद नागपन से 2 वक्त के भोजन के लिए भी पैसा नहीं जुट पा रहा था। जिस कुटिया में वो रह रहे थे वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया जाता है और वहाँ नई मकान बनने लगती है। अब हम कहाँ जाएंगे? चिंता न कीजिए, मेरी सहेली यहीं रहती है, मैं उससे बात करती हूँ। तेजश्री की सहेली के पास एक बहुत पुराना खाली घर पड़ा था। उसी घर के आगे नारियल के बहुत सारे पेड़ भी थे। सुनिए जी, मैंने अपनी सहेली से बात कर लिया है। उसने कहा है हम उसके पुराने घर में रह सकते हैं और उसके घर के आगे लगे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़कर बेच भी सकते हैं और अपना गुजारा कर सकते हैं। वो सभी वहीं आकर रहने लगे और नागपन वहीं पास से नारियल तोड़कर बेचने लगा और उससे ही पैसे कमाने लगा। वहाँ का नजारा देख नागपन को उसके बचपन की याद आने लगी। कैसे वो और उसका भाई चिदम्बरम साथ साथ पेड़ पर चढ़ा करते थे, नारियल तोड़ा करते थे और पूरे दिन मस्ती करते थे। तेजश्री, मैं जा रहा हूँ बाहर नारियल बेचकर आता हूँ। जब नागपन बाहर नारियल बेच रहा था तब वो देखता है एक आदमी नीचे गिर जाता है। तभी उसका भाई दौड़ा दौड़ा वहाँ आकर उसे संभालता है। अरे भैया देखो ना, इतनी जोर से चोट लग गई कि खून भी बह रही है। अरे भाई तू फिक्र क्यों करता है? तेरा बड़ा भाई तो साथ है, तुझे कुछ भी नहीं होगा। आजा मेरे पास, उठ। ये देख नागपन की आंखें नम हो जाती है। इसी तरह एक बार
जब मैं पेड़ से नारियल तोड़ते वक्त गिर गया था तो भैया ने मुझे संभाल लिया था। हर रोज मेरा सारा काम वो करते थे। आज तक वो मेरे किसी काम को मना नहीं करते और मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। दिन प्रतिदिन नागप्पन को उसकी गलती का एहसास होने लगता है और वो बहुत दुखी रहने लगता है। एक रोज दुखी होकर नागप्पन बाहर बैठा था। उसे दुखी देख एक बूढ़ा वहाँ आता है। क्या बात है बेटा, बहुत दुखी लग रहे हो। अगर कोई तकलीफ है तो बिना डरे मुझसे कह दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। धन्यवाद दादाजी, आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको अपनी दिल की बात बताता हूँ। नागप्पन सारी बातें उस बूढ़े को सुना देता है। अच्छा, तो क्या तुम अब सब कुछ पहले जैसा चाहते हो? जी, मगर ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर अब मैं भैया से माफी भी मांगूंगा फिर भी उनके और मेरे दिल में वो बात तो रह ही जाएगी और कभी नहीं निकलेगी। ऐसा किसने कहा? जरूर ये मुमकिन है। एक काम करो, जाओ एक नारियल पेड़ से तोड़ कर लाओ। नागप्पन एक नारियल तोड़कर लाता है। इस नारियल के एक टुकड़े को अपने भाई के तकिए के नीचे डाल कर देखना, अगली सुबह वो ये सब कुछ भूल चुका होगा। क्या? मगर ये कैसे हो सकता है? यह एक जादुई नारियल है। जिस नारियल के टुकड़े को तुम अपने भाई के तकिए के नीचे रखोगे, उसे किसी नदी में बहा देना, फिर देखना बचे हुए नारियल का रंग पीला हो जाएगा। उसी बचे हुए पीले रंग के नारियल का एक टुकड़ा निकालना, उसमें से थोड़ा तुम खाना और अपना जूठा ही अपने भाई को खिलाना। उसके बाद तुम दोनों सब कुछ भूल जाओगे। आखिर तुम दोनों के बीच लड़ाई क्यों हुई थी? तुम दोनों पहले जैसे ही हो जाओगे। जैसा बूढ़ा बाबा ने कहा, नागप्पन ने बिल्कुल वैसे ही किया। नारियल नदी में फेंकने के बाद एक टुकड़ा नारियल खाता है और अपना झूठा चिदम्बरम को खिलाता है। उसके बाद दोनों ही सब कुछ भूल जाते हैं और वापस पहले जैसे रहने लगते हैं। तेजश्री और उनके बच्चे भी वापस अपने परिवार वालों के पास आकर बहुत खुश होते हैं।